नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल RS गाइड स्टडी पे। दोस्तों हम अभिषेक कुमार आप लोगों को आज फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों फिजिक्स में जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो 2 अंक में क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन को आज हम करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा वो नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज हम सेंटअप एग्ज़ाम की बात कर रहे थे। दोस्तों सेंटअप एग्ज़ाम आपको पता है कि 21 तारीख 20 तारीख से होने वाला है, बिहार बोर्ड द्वारा जो आयोजित किया जाता है। तो जो सेंटअप एग्ज़ाम है उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को हम क्या करा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है उसी को हम आपको दोहरा रहे हैं। ठीक है, ताकि जितना भी क्वेश्चन हो सके इस चैनल के माध्यम से आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हम फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। जो 2 अंक में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है उसी को आज हम करवाएंगे। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन होगा, इसी के आसपास होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देते हैं थोड़ा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आप बताइए गोलीय दर्पण का यदि वक्रता त्रिज्या, ठीक है, एक गोलीय दर्पण है, क्वेश्चन बोला गया है, ये 2 अंक में पूछता है। 2 अंक में क्या पूछता है कि गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या, ठीक है, का वक्रता त्रिज्या कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इसकी फोकस अंतर क्या होगा। ठीक है, यानी इसका जो है फोकस अंतर आपको निकालना है। ठीक है, फोकस अंतर आपको निकालना है। ठीक है, फोकस अंतर क्या होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है आपसे। एकदम बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों ये बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जो ये दिया गया है बहुत इजी प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे समझाने का आपको प्रयास करते हैं। ठीक है, समझाने का प्रयास हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक गोलीय दर्पण दिया, आपको पता है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। लेकिन उत्तल अवतल तो यहाँ हमको बोला नहीं है, सिर्फ बोल दिया गोलीय दर्पण। तो आपको पता होगा कि यदि हमको उत्तल दर्पण रहता तब फोकस दूरी का मान क्या होता, फोकस दूरी उसका क्या होता, धनात्मक होता है। ये ऑब्जेक्टिव वाला में हम बताए थे कि उत्तल दर्पण रहता तो उसका जो फोकस दूरी होता क्या होता, धनात्मक होता कि नहीं होता। अवतल दर्पण रहता, ठीक है, अवतल दर्पण रहता तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये बात तो आपको पता था, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ अवतल उत्तल कुछ नहीं बोला है सिर्फ क्या, तो गोलीय दर्पण बोला है। तो चलिए गोलीय दर्पण बोला है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम गोलीय दर्पण पे ही बनाएंगे। चलिए वीडियो यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान, बहुत ही इजी प्रश्न है। आप चाहेंगे तो इसको एकदम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यदि आपको फार्मूला याद रहेगा तो एकदम आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे सबसे पहले 2 अंक में देगा तो सबसे पहले क्या लिख देना है, सोल्व लिख देना है। दिया गया है आपको क्या, फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल सिद्ध करने वाला यानी सोल्व करने वाला रहता है उसको आप सबसे पहले दिया गया पकड़िए। यहाँ पे दिया गया है आपको वक्रता त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, कितना दिया है, तो 20 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको ये तो कंफर्म नहीं किया है कि उत्तल है कि अवतल है, यानी दोनों में से कोई दर्पण हो सकता है कि नहीं। तो दोनों में से कोई दर्पण हो सकता है, तो इसीलिए हम दोनों चिन्ह कहा कि देखिए, जब मान लिया जाए कि कोई एक बाप है उसका 2 बेटा है तो प्रॉपर्टी पे क्या होता है, उसका दोनों का हिस्सा होता है। तो उसी प्रकार से एक समझिए कि जो गोलीय दर्पण है, जो बाप है इसका 2 बेटा कौन है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो दोनों को प्रॉपर्टी क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि उत्तल दर्पण भी कहेगा हम इसमें से लेंगे, अवतल दर्पण भी कहेगा कि हम इसमें से लेंगे। यानी उत्तल दर्पण के लिए प्लस लगा दिए, अवतल दर्पण के लिए क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। आपको पता होगा कि वक्रता त्रिज्या को हम लोग सूचित को जिसे करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग सूचित करते हैं R से, यानी R बराबर दिया है +- 20 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि
सिर्फ गोलीय दर्पण बोला है, उत्तल या अवतल बोलता तब हम लोग एक चिन्ह लगाते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ गोलीय दर्पण बोला है, जिसी के कारण से हम +-20 सेंटीमीटर लगाएं। आपको से पूछा फोकस अंतर क्या होगा, यानी फोकस अंतर क्या होगा, ठीक है। फोकस अंतर को हम लोग F से सूचित करते हैं, फोकस अंतर को हम लोग किसी से सूचित करते हैं, F से। F बराबर वाट है। और आपको पता होगा दोस्तों कि आप एक सिद्ध करने वाला फार्मूला पढ़े होंगे, सिद्ध करने वाला फार्मूला क्या पढ़े होंगे, तब पढ़े होंगे कि F बराबर फार्मूला होता है R/2। इस शायद आप सिद्ध करने के लिए न्यूमेरिकल में भी पढ़े होंगे। तो F बराबर यहाँ पे कितना दिले है, यहाँ पे देखिए, तो F R के मान कितना दिले है, R के मान आपको दिले है +-20, तो यहाँ R के मान ले लेंगे +-20 सेंटीमीटर। अब बटा यहाँ कितना ले लेंगे 2। और जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो काटेंगे तो यहाँ पे दोनों दर्पण के लिए आएगा, और दोनों दर्पण के लिए क्या क्या आएगा, तो अवतल के लिए आएगा, उत्तल के लिए आएगा प्लस, और अवतल दर्पण के लिए क्या आएगा, तो माइनस आएगा। ये आपको तो टेबल लाइव करता होगा 10 दूनी 20, यानी कि इसका फोकस अंतर जो आएगा कितना आएगा, तो +-10 सेंटीमीटर आएगा। आशा करते होंगे कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो पूछता है ये क्वेश्चन, ये दो नंबर वाला अंक में पूछता है। तो इसी प्रकार से यदि यहाँ पे 20 सेंटीमीटर जैसे हम दिए हैं तो यहाँ पे चेंज भी कर सकता है आपको, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, गोलीय दर्पण देगा तो गोलीय दर्पण में जो हम फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या लेंगे वो क्या लेंगे, दोनों +-, लगा कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब बना सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि उस दर्पण का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि उस दर्पण, ठीक है, उस दर्पण का नाम बताइए, नाम बताइए, ठीक है, जो किसी वस्तु का, ठीक है, वस्तु का सीधा, ठीक है, सीधा, और क्या बोला है, तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तथा आवर्धित, ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या आपको से बोला गया है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का, ठीक है, किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाए। तो यहाँ पे बोला गया, आपको कंडीशन दिया गया है सीधा और आवर्धित बनाए। तो सीधे याद रखिएगा, यहाँ पे 2 अंक में दिया गया है, तो इसको थोड़ा लैंग्वेज बना के आपको लिखना होगा। तो लैंग्वेज बना के हम कैसे लिखेंगे, तो ये तो हमको पता है कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है, तो उत्तल दर्पण से बनता है, और उत्तल दर्पण से बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम थोड़ा लैंग्वेज में लिख देंगे। यहाँ पे आंसर देखें, लिखेंगे कि उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा जाएगा, सिर्फ एक लैंग्वेज आप याद रखिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है, तो ये आपको माइंड में रहेगा कि उत्तल दर्पण से बनता है। तो एग्जाम में जो लैंग्वेज है वो आप अपना लैंग्वेज भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमको पता है, जब इसको आंसर हमको पता रहेगा कि इसका आंसर जो होता है उत्तल दर्पण होगा, तो लैंग्वेज ये तो जोड़ने का चीज़ है, ये तो क्वेश्चन में से भी आप जोड़ सकते हैं। हाँ, बशर्ते कि आंसर आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन आशा करते होंगे कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है, जो देखते हैं यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा गया कि ओम के नियम को लिखें, ठीक है, यानी ओम के नियम को यहाँ हमको समझना है, ठीक है ना, कि ओम जो नियम दिए थे, ये विद्युत धारा में ओम के नियम पढ़ना है, विद्युत धारा में पढ़ना है ओम के नियम। तो ओम के नियम शायद आप लोग जानते भी होंगे कोई। तो चलिए यहाँ पे हम ओम के नियम के थोड़ा समझा देते हैं। ये 2 अंक में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इसको किस प्रकार से लिखना है ओम के नियम में, उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, तो ध्यान देते हैं, ठीक है ना। चलिए बोला गया है आपको कि ओम के नियम को लिखें, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है आपको,
क्वेश्चन क्या बोला गया कि ओम के नियम को लिखें, ओम के नियम को लिखें, ठीक है। ये क्वेश्चन कहा गया आपसे। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आंसर जब रट के जाइएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। इससे बढ़िया होगा कि आप जितना हो सके ओम को नियम को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और हम समझाने का प्रयास करते हैं कि सरल से सरल भाषा में आप क्या करें, तो ओम को नियम को लिख पाएँ। देखिए ओम के नियम को आपको समझना है ना, तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक हम चालक तार ले लेते हैं, ठीक। एक तार हम ले लिए, ठीक है, इस प्रकार से हम तार बना लिए, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे कि एक हम तार लिए, ठीक है, और उस तार में यदि हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, ठीक है, मान लीजिए हम विद्युत धारा इसमें क्या कर रहे हैं, तो विद्युत धारा हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। विद्युत धारा को इसमें इस तार में हम कुछ कर रहे हैं, तो प्रवाहित कर रहे हैं। अब विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो कोई भी तार के क्या होता है, दो छोर होता है, एक इधर होता है और एक इधर होता है, यानी एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका दो छोर है कि नहीं है, यानी दो किनारा, एक ई किनारा है और एक ई किनारा है। इसमें क्या हो रहा है, तो विद्युत धारा जा रहा है, ठीक है, विद्युत धारा इसमें क्या कर रहा है, जा रहा है। तो ओम के नियम के अनुसार कहता है कि जब किसी चालक तार से, यानी हम कोई भी तार से जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, यानी उससे विद्युत धारा के हम भेजते हैं, तो उसके दोनों सिरों के बीच में, यानी दो गो सिरा है, पहला सिरा है और दूसरा सिरा है कि नहीं है, ये पहला सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा हुआ। तो ये दोनों सिरा के बीच में, ठीक है, ये दोनों सिरा के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, तो उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे क्या, तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। आपको याद रहेगा कि किसी चालक तार में, मान लीजिए एक चालक तार है, इससे हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, ठीक है, इससे क्या करेंगे, विद्युत धारा के प्रवाहित करेंगे। तो इसके जो दोनों छोर है, ठीक है ना, इसके जो दोनों छोर है, ये दोनों छोर के बीच में क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। और जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यानी बीच में जो ये विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ना, ये किसके समानुपाती होगा, तो ये विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा जो हम इसमें प्रवाहित कर रहे हैं उसी के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। आपको एकदम सरल भाषा में याद रहेगा कि एक तार लेंगे, उस तार से हम क्या करेंगे, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। अब विद्युत धारा को जब हम प्रवाहित करेंगे तो उसको में केगो छोर होता है, तो दो गो छोर होता है, और दोनों छोर के बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तो विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब विभवांतर जो उत्पन्न होगा किसके बराबर होगा, तो माइंड में लाना, इसको में से हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा के, विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। तब विद्युत धारा को जब प्रवाहित कर रहे हैं, इसके बीच में क्या उत्पन्न हो गया, विभवांतर। तो ये जो विभवांतर उत्पन्न होगा इसके सिरों के बीच में, वो विद्युत धारा के मान के बराबर होगा, ठीक है। आपको याद रहेगा। तो इसको 2 नंबर के क्वेश्चन में कैसे लिखना है, जो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे एकदम सरल भाषा में इसको लिखेंगे, ताकि एग्जाम में कोई अथी नहीं हो, गड़बड़ाहट। यहाँ पे हम लिखेंगे, आंसर दे करके एकदम अच्छा से लिख देना है कि किसी चालक तार से, ठीक है, किसी चालक तार से जब विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, तो तार के, ठीक है, तार के दोनों सिरों के बीच, ठीक है, सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है ना, विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये जो विभवांतर उत्पन्न होता है किसके बराबर होता है, तो ये विभवांतर उत्पन्न होता है वो विद्युत धारा के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि विभवांतर उत्पन्न होता है, और यह विभवांतर विद्युत धारा के मान के क्या होता है, मान के बराबर होता है, ठीक है। आपको याद रहेगा। इसी को क्या हम बोलते हैं, तो इसी को ओम के नियम कहते हैं, इसी को ओम के नियम कहते हैं, ठीक है, नियम कहते हैं। चलिए
ये बात तो आप समझ गए हो कि एक तार रहेगा, उस तार से हम विद्युत धारा को क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो उसके सिरों के बीच में क्या उत्पन्न होगा, तो विभवांतर, और विभवांतर होगा जो हम जितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसी के बराबर होगा कौन, विभवांतर। तो इस प्रकार से हमको 2 अंक में पूछेगा तो लिख देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये कर दीजिएगा कि जो इससे सूत्र निकलता है, ओम के नियम से जो सूत्र निकलता है, क्या निकलता है, तो V बराबर IR निकलता है। इसको भी थोड़ा सा नीचे आप क्या कर दीजिएगा, नोट कर दीजिएगा, जैसे पता चले कि ओम के नियम से क्या निकला है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक आशा करते होंगे कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हो सकता है तो बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। ठीक है, यानी बार बार ये क्वेश्चन सेंटर एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा गया है कई बार। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम निमन से समझेंगे। ठीक है, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, क्योंकि फिजिक्स का ही क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री का करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब आगे कहा गया है दोस्तों, क्या बोला गया है, बोला गया कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब, ठीक है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन कहा गया आपसे। ये भी 2 अंक का ही प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी 2 अंक में पूछता है। ठीक है, तो ये कहा गया क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत बल्ब जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, विद्युत बल्ब कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से विद्युत बल्ब होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है इस प्रकार से होता है। आपको पता होगा कि विद्युत बल्ब में जो अंदर इसका ये लगा हुआ रहता है, ये पोर्शन जो लाइट जिससे निकलता है वो किसका बना हुआ रहता है, तो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। किसका बना हुआ रहता है, टंगस्टन का बना हुआ रहता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि टंगस्टन जो है एक प्रकार का क्या है, धातु है। और आपको एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जो टंगस्टन जो होता है एक प्रकार के क्या है, धातु है। ये धातु है, जब इसका जो क्या होता है, ऊष्मीय मान इसका सबसे अधिक होता है। और जब आपको पता है कि धातु जो है उसको जब हम उच्च ताप देंगे, तो जितने हम उच्च ताप धातु को देंगे वो ऑक्सीजन से क्या करने लगेगा, तो क्रिया करने लगेगा। ठीक है, यानी जब उच्च ताप इसको मिलेगा तो ये ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। क्रिया करके कोई भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बना लेता है, यानी कोई धातु जब ऑक्सीजन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो कोई भी धातु जो है क्या बनाता है, तो धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, तो ये धातु ऑक्साइड बना लेता है किससे अभिक्रिया करके, तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। इसीलिए विद्युत बल्ब में क्या होता है कि कोई अन्य गैस को नहीं भरा जाता है, सिर्फ निष्क्रिय गैस को ही भरा जाता है, ताकि जो ये धातु है टंगस्टन उससे क्रिया ना करे और धातु का ऑक्साइड ना बनाए। तो सीधे यहाँ पे आपको बात समझ में आया कि यहाँ जो इसका विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, तो टंगस्टन का प्रयोग होता है। और टंगस्टन एक क्या है, धातु है। अब जितने हम उच्च ताप और देंगे, कहा कि ओकर जो अथी होता है टेम्परेचर होता है, हाई होता है। और टेम्परेचर हाई होगा तो ऑक्सीजन से, जैसे मान लीजिए बल्ब में हम ऑक्सीजन भर दिए, तब बल्ब में ऑक्सीजन भरेंगे तो वहाँ क्या होगा कि ऑक्सीजन से वो धातु है जो क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। और क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, धातु ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड नहीं बनाने के कारण, यानी इसको हमको नहीं बनाना है, ठीक है ना, इसको नहीं बनाने के कारण यहाँ पे हम ई वाला बल्ब में कौन गैस का प्रयोग करते हैं, तो निष्क्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो निष्क्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो इसको 2 नंबर में जब पूछेगा तो एकदम सरल भाषा में इसको भी लिख देना है। इसको लिखना क्या है, जो देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आंसर में लिखेंगे कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है, टंगस्टन का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। और जो ये टंगस्टन है, और टंगस्टन एक प्रकार के क्या है, तो धातु है, एक प्रकार के धातु है जो उच्च ताप पर क्या करता है, ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से, ठीक है ना। यानी कि विद्युत बल्ब में किसका उपयोग किया जाता है, तो टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। और टंगस्टन एक प्रकार के क्या है, तो धातु है, और यह उच्च ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया
करके क्या बनाता है, तो धातु ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये क्या बना लेता है, धातु ऑक्साइड बना लेता है, जिसके कारण से हम लोग कोई अन्य जो गैस है उसको ना भर करके, यानी लिखेंगे यहाँ पे कि जिसके कारण से, ठीक है, जिसके कारण से हम लोग बल्ब में निष्क्रिय गैस का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं ताकि यहाँ पे क्या लिख देंगे, ताकि टंगस्टन धातु ऑक्साइड ना बना सके, ताकि टंगस्टन धातु ऑक्साइड ना बना सके। ठीक है, ना बना सके, यहाँ तक आप लिख देंगे। यानी यही इसका जो मेन रीज़न हुआ कि विद्युत बल्ब में क्यों है निष्क्रिय गैस भरा जाता है, तो सीधे हम बोलेंगे कि विद्युत बल्ब में किसका उपयोग होता है, तो टंगस्टन का उपयोग होता है। आपको पता होगा कि टंगस्टन एक प्रकार के क्या है, तो कहेंगे कि टंगस्टन एक प्रकार के धातु है जो उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, तो अभिक्रिया कर लेता है। अभिक्रिया करके क्या बना लेगा वो, तो धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और धातु ऑक्साइड बनाने के कारण ही यहाँ पे हम लोग इसका जो है ऑक्सीजन या कोई अन्य गैस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो कौन गैस का प्रयोग करते हैं, निष्क्रिय गैस के प्रयोग करते हैं, ताकि जो टंगस्टन जो है उससे अभिक्रिया ना करे और धातु का ऑक्साइड ना बनाए। यही कारण है कि हम लोग जो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे बच गया है जो हम करवा देते हैं, वो बहुत VVI है। पूछता है कि बोल्ट को एक बोल्ट को आप परिभाषित करें। ठीक है, ये भी विद्युत धारा से ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक बोल्ट को परिभाषित करें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये बोल्ट वाला क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम में जरूर आया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक बोल्ट को परिभाषित करें। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोला गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक बोल्ट को आप परिभाषित करें। ठीक है, एक बोल्ट को क्या करें, परिभाषित करें। यहाँ पे ये क्वेश्चन कहा गया है। ठीक है, कि एक बोल्ट को आप परिभाषित करें, तो सबसे पहले आप बताइए कि बोल्ट जो है किसका एसआई मात्रक है। इसको डिफिनेशन आप चाहेंगे तो एसआई मात्रक से ही एकदम आसानी से बोल सकते हैं। यदि आपको एसआई मात्रक याद है कि बोल्ट जो है किसका एसआई मात्रक है, तो आप आराम से जो है क्या कर सकते हैं, तो बोल्ट के डिफिनेशन को निकाल सकते हैं। देखिए एकदम ना भी समझ में आएगा तो ये दिमाग आपको फाड़ करके हिल जाएगा कि बोल्ट को परिभाषा को हम कैसे परिभाषित करें, जो थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे ज्ञान देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव बराबर क्या फार्मूला होता है। हम शायद ये फार्मूला वाला आपको वीडियो में बताए थे। आप लोग यदि फार्मूला नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके फिजिक्स वाला जो हम फार्मूला पढ़ाए हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसका आप लोग जा करके वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विद्युत विभव बराबर फार्मूला क्या होता है, तो विद्युत विभव बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है। कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। आप यदि कार्य के एसआई मात्रक जानते हैं तो आसानी से इसका एकदम बोल्ट के परिभाषा निकाल सकते हैं। देखिए कार्य का एसआई मात्रक कोची होता है, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक कोची होता है, जूल होता है। और आवेश का मात्रक कोची होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, देखिए विद्युत विभव तो कह सकते हैं यहाँ से हम कि दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में यदि एक कूलम आवेश द्वारा, यानी दो गो, यहाँ पे देखिए बात समझिएगा, यहाँ पे ये दो गो बिंदु हम ले लिए हैं। ठीक है, ये दो बिंदु हो गया, एरा नाम दे देते हैं ए, एरा नाम दे देते हैं बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये दो बिंदु के बीच में एक कूलम आवेश, यानी एक कूलम आवेश जब हम मेरा से कोची करें, प्रवाहित में करें, तो इसको द्वारा यदि एक जूल कार्य हो जाता है, ठीक है ना, यानी एक जूल कार्य क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। ठीक है, संपन्न हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे एक वोल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत चैप्टर पढ़, विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन है, तब बोलेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में, ये एक प्रकार के पथ है, विद्युत पथ है, तब बोलेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में एक कूलम आवेश द्वारा, ठीक है, एक कूलम आवेश द्वारा
1 जूल कार्य संपन्न होता है। ठीक है, आपको बोलने आएगा या एग्जाम में लिखने एकदम आसानी से लिख देंगे यदि आपको विद्युत विभव बराबर फार्मूला याद रहेगा तब। ठीक है ना, पहले आगे किसको बोलना है तो नीचे वाला के क्या बोलना है, तो किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम आवेश द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है, उसी को हम 1 वोल्ट कहते हैं। लिख दीजिएगा। चलिए देखिए कैसे लिखना है जो अब हम समझाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको से कहा है कि वोल्ट को परिभाषित करें, यही क्वेश्चन बोला है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। तो लिखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, बिंदुओं के बीच, ठीक है, 1 कूलम आवेश द्वारा, यहाँ पे के बीच कर लीजिएगा, के बीच 1 कूलम आवेश द्वारा यदि 1 जूल कार्य किया जाता है, ठीक है, जाता है, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, 1 वोल्ट कहते हैं। एकदम आसानी से लिखा गया। यदि आपको फार्मूला याद होगा विद्युत विभव बराबर, तो आसानी से नहीं निकल सकता है कि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम आवेश, ठीक है, 1 कूलम आवेश द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है, यानी कार्य संपन्न होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो 1 वोल्ट बोलते हैं। आशा करते होंगे कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन हम बताएं उसको समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।